हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। माय नेम इज संदीप भोगल एंड आई वेलकम यू ऑल टू इको सीखो। टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा आज का क्या है, एलपीजी। और ये एलपीजी घर का गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है जिससे खाना पकता है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर का पहला वीडियो है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको मैं पूरी हिस्ट्री दूंगा कि एलपीजी आया कहाँ से। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, शॉर्ट्स अगर फॉलो करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो मैंने दे रखा है, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आइए, एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या था, क्या जरूरत पड़ी इंडिया को ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1947 में। इससे पहले हम लोग जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। बोलने में खराब लगता है लेकिन सच्चाई यही थी। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमें पता भी नहीं था कि कंट्री को चलाया कैसे जाता है। ठीक है, तो 1947 से लेकर 1951 तक तो इंडिया जो चला है वो बस हवा में ही चला है, बिना प्लानिंग के चला है और खास कुछ हो नहीं पाया इस 4 साल के पीरियड पे। ग्रेजुअली जब समझ में आने लगा कि भैया कंट्री चलाने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा, तो 1951 में इंडिया ने प्लान किया कि हम 5 इयर्स प्लान बनाया करेंगे। ठीक है, तो पहला 5 ईयर प्लान बना 1951 से लेकर के 1956 तक। और ये प्लान मेजरली किस पे फोकस था? एग्रीकल्चर पे फोकस था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया ने जो प्लान बनाया, इंडिया ने प्लान बनाया कि हम अपने एग्रीकल्चर को कैसा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वाजिब सी बात है कि प्लानिंग का हमें एक्सपीरियंस नहीं था और अगर कोई प्लानिंग के बारे बात की फर्स्ट टाइम तो एग्रीकल्चर पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज उस समय सर्वाइवल का प्रॉब्लम था। हमें पता ही नहीं था कि ग्रोथ किसे कहते हैं, बिकॉज अभी अभी हम अंग्रेज़ों के चुंगल से बाहर निकल के आए थे। तो मे बी उस समय प्लानर्स ने सोचा होगा कि भाई खाना पीना अपना सही कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। तो पहला 5 ईयर प्लान जो एग्रीकल्चर पे फोकस था, जो भी टारगेट सेट किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, हम उसके आसपास आ चुके थे। लेकिन समहाउ द इकोनॉमिस्ट रियलाइज कि एग्रीकल्चर पे सिर्फ फोकस करने से हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमें फोकस करना होगा इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, हमें फोकस करना होगा इंडस्ट्रीज पे। तो 1956 से लेके 1961 में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बना वो मेजरली इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड था। किसने बनाया प्लान का? जो मेन करता धरता थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के, उनका नाम था, उन इकोनॉमिस्ट का नाम था पीसी महालनोबिस, प्रसन्न चंद्रा महालनोबिस। मैं बहुत डिटेल में प्लानिंग नहीं कवर करूंगा, वो प्लानिंग के वीडियो में आके देख लेना। लेकिन मैं बता रहा हूं सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडिया ने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। ठीक है, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया ने पहले बहुत दिमाग लगाया 1956 में कि हम कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी, उस समय जो प्राइवेट कंपनीज के ओनर थे टाटाज एंड बिरलाज, उनको भी अप्रोच किया, क्योंकि गवर्नमेंट को उतना आइडिया नहीं था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो लोग कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय जो बुक्स में लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, वो टाटाज एंड बिरलाज दे वर नॉट वेरी कीन, क्योंकि उनको उस समय लगता था कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाएगी। अगर लोन लेकर के एक्सपेंशन कर भी दिया तो उन्हें हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो उनको ये चिंता थी कि हम लॉस को कैसे रिकवर करेंगे, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी दैट टाइम वाज अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी, नॉट स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन मनी, पैसा। तो उन्होंने उस समय उतना कीन इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट खुद ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ले। तो 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया जो फेमस हुआ आईपीआर 1956 के नाम से। आईपीआर 1956 जो है वो डिटेल में अगेन जो मैंने इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर का चैप्टर है वहां पे कवर किया है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में अगेन मैं आपको चीज समझाता हूं कि आईपीआर 1956 जो है उस पे गवर्नमेंट ने
पूरे इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा। पूरे इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा। इसको हम कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 नाम देते हैं। पहले कैटेगरी में 17 इंडस्ट्रीज को बांटा और ये 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ही इस पे फोकस करेगी, इस पे प्राइवेट सेक्टर कोई रोल नहीं प्ले कर सकता है। आयरन, शिपिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, सारा गवर्नमेंट ने जो मेजर बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। और इसमें ये प्रॉब्लम था कि इसमें गवर्नमेंट ने बोला इस 17 इंडस्ट्रीज पे सिर्फ हमारा ही हक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर को इस पे काम करने नहीं दिया जाएगा। सेकंड कैटेगरी में 12 इंडस्ट्रीज को बांटा, जो गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इसको साथ में डेवलप करेंगे, बट प्राइवेट सेक्टर विल हैव अ सेकेंडरी रोल टू प्ले। सेकेंडरी रोल टू प्ले का मतलब मेजर डिसीजन जो है, वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेगी, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बात को मान के उसको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो मैं क्या समझा रहा हूं समझने की कोशिश करो। आईपीआर 1956 में, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, इंडस्ट्रीज, पूरे इंडस्ट्रीज को 3 हिस्से में बांटा। 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने ले लिया कैटेगरी 1 पे, 12 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, मतलब 12 इंडस्ट्री कैटेगरी 2 में गवर्नमेंट अपने अंडर लिया प्लस प्राइवेट, बट प्राइवेट वुड हैव अ सेकेंडरी रोल टू प्ले। एंड बाकी जो बच गया रिमेनिंग, गवर्नमेंट ने प्राइवेट को बोला कि यहां तुम काम कर सकते हो, यहां पर भी जैसा मन चाहे जब मन चाहे आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो, यहां पर भी आपको बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेसिकली आईपीआर 1956 अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट ने पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अपना मतलब जोर लगा दिया कि गवर्नमेंट के अंडर में ही सब कुछ रहे। यहां पर भी देखो प्राइवेट को खुली छूट नहीं दी गई थी, उनको लाइसेंस ऑब्टेन करना था, और इस पे बहुत सारी धांधलीबाजी हुई जो हम लोग आगे जाके चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, चलो 1956 में ये पॉलिसी बन गई, ये रूल्स बन गए, तो रूल्स के हिसाब से काम चालू हुआ। ठीक है, अब रूल्स के हिसाब से काम चालू हुआ तो हुआ क्या कि 1956 से 1991 तक, अब हम एलपीजी में आ रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। तो मेजर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने ली। बात भी सही थी, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट तो मान नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट को लगा कि बहुत पैसा लगेगा और कोई नहीं, ये हम ही कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड में डेवलपमेंट तो हुआ, आई वोंट से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया इस ड्यूरेशन में, लेकिन उससे ज़्यादा करप्शन, उससे ज़्यादा जो कंपनी के एमडीज थे, इंडस्ट्री जैसे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज है, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, सेल, भेल, ये सारे कंपनीज के जो एमडी थे वो डेवलपमेंट, कंट्री और कंपनी के डेवलपमेंट से ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उस समय बहुत करप्शन हुआ। देखो उस समय ना ही व्हाट्सएप था, ना ही स्नैपचैट था, ना ही इंस्टाग्राम था, ना ही ट्विटर था जो कि एक्स हो चुका है, सोशल मीडिया तो था ही नहीं, तो कुछ भी होता था वो बात वहीं की वहीं रह जाती थी। तो उस समय करप्शन करना आसान था कंपेयर टू आज के ज़माने में। ठीक है, तो क्या हुआ कि, और इस बीच हमने बहुत सारा लोन आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से भी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से हमने बहुत लोन ले लिया था, क्योंकि इंडिया को बार बार उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी कंट्री को चला सके, तो उसके हेल्प के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इंडिया के साथ हमेशा खड़े थे। 1991 में जब पानी सर के ऊपर से पार हो गया, मतलब इंडिया की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट, बुरा हाल हो गया, और 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 3 वीक्स का, आप समझ लो 3 वीक्स, कुछ बुक्स कहती हैं 2 वीक, कुछ बुक कहती है 4 वीक्स, मतलब आप समझ लो कि मैक्सिमम 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, मतलब डॉलर्स। अब क्यों चाहिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? दूसरे कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं या हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, मेजर ट्रांजैक्शन जो होता है वो डॉलर्स या दूसरी कंट्री करेंसी में होता है, मेजरली डॉलर्स। तो हमारे पास समझ लो कि डॉलर्स सिर्फ 3 हफ्ते के बचे थे, या मैक्सिमम 1 हफ्ते का डॉलर 1 महीने का डॉलर बचा था, जिससे हम ट्रेड कर पाते। सबसे मेजर चीज़ जो हम इंपोर्ट करते थे और करते हैं वो है ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब हम खरीदते हैं दूसरे कंट्री से तो उनको हम पेमेंट करते हैं डॉलर्स में।
हम क्रूड ऑयल मिडल ईस्ट से खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, तो हम उनको पेमेंट करते हैं डॉलर्स में। हमारे पास सिर्फ इतने ही डॉलर्स बचे थे, 3 हफ्ते के बाद ये खजाना भी हमारा खत्म हो जाता। तो इस प्रॉब्लम को लेके उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, दोनों पहुंचे आईएमएफ के पास दोबारा लोन लेने। इस समय आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया, बोला नहीं भाई, प्रीवियस लोन्स आप ऑलरेडी बहुत ले चुके हो, प्रीवियस लोन्स पे आप इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, प्रीवियस लोन का आप प्रिंसिपल वापस नहीं कर पा रहे हो, किस मुंह से आप लोन लेने आ गए हो। सिचुएशन जो है आप समझो कि बहुत ही गंभीर थी। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती ना, हमारा हाल बहुत बुरा होता ना, शायद मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपको दिखा पा रहा होता, और ना ही आप वीडियो देख पा रहे होते, क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत ही पीछे हो जाता। डेवलपमेंट तो छोड़ दो, एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आता, हम वीक कंट्री बन जाते, चाइना हमें हर तरफ से घेर लेता, और हमारा मैप ऐसा नहीं होता, क्योंकि वीक कंट्री को घेरना आसान है। तो चाइना तो वैसे भी खड़ा रहता है हमें घेरने के लिए, लद्दाख के साइड में तो वैसे भी चाइना की नज़र है, पैंगोंग लेक पे वैसे भी चाइना की नज़र है। तो भाई ऐसा है कि हमारा मैप ही कुछ और होता। आज हम स्ट्रांग है तो चाइना कोशिश करता है तो हम रिटेलिएट करते हैं, डर से कोई कंट्री हमारे अंदर घुसेगी नहीं, अदरवाइज ये हाल नहीं होता, शायद हम बहुत छोटे से बच जाते हैं। एनीवे, तो आईएमएफ ने मना कर दिया। तो जब सिचुएशन को समझाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और पीवी नरसिम्हा राव ने कि भाई सिचुएशन गंभीर है, ऐसा ना बोलो, उस समय आईएमएफ ने इंडिया को फोर्स किया कि आप जो इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं आईपीआर के अंदर में, इसको लिबरल करो। तो लिबरल से एल आया, एलपीजी का एल आया, लिबरलाइजेशन मतलब पॉलिसीज़ इतनी जो स्ट्रिंजेंट हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं, उस पॉलिसीज़ को थोड़ा सा नरम करो। दूसरा पी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो बिजनेसेस चलाने के लिए। देखो, मेरा भी मानना है कि सरकार देश चलाए अच्छा है, सरकार बिजनेस चलाए तो अच्छा नहीं है। सरकार का अगर कंसंट्रेशन कंट्री में रहे ना, तो शायद बहुत ज़्यादा हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जी, ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, रोक लगा रखे थे। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई, ये आईएमएफ ने बोला कि ग्लोबलाइज हो, अगर आप अपना माल बाहर बेचोगे, इंडिया के पास कितना कुछ है बेचने को। आज इंडिया स्पाइसेस में, लेदर में, कॉटन में कितना आगे है इंडिया, कितना कुछ, मतलब एग्रीकल्चर में तो इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट करती है। तो भाई बोला कि आप ग्लोबलाइज हो जाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस करो, मार्केट को बड़ी करो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ जो है, फिर उस समय की गवर्नमेंट ने बैठ के पूरा इसको बनाया, अच्छे से समझा कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर ये चैप्टर बना एलपीजी। इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आगे पढ़ना है हमें कि लिबरलाइजेशन क्या है, उस पर क्या क्या लाया गया, उस पर किसके क्या फीचर्स थे, क्या एडवांटेजेस हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके क्या फीचर्स थे, प्राइवेटाइजेशन क्या है और उसके क्या फीचर्स थे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये वीडियो देख ली है, समझ ली है, अगर नहीं समझ में आई दोबारा समझो, तभी आगे के चैप्टर्स में जाना, आगे के वीडियोज़ में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले समझेंगे कि ये पॉलिसीज़ को लाना क्यों ज़रूरी था, और उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा हम वीडियो बनाते जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।